जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस के तड़के पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी लेकर आ चुके हैं बीएड की एक और सीरीज, और ये है सामान्य अध्ययन की सीरीज। ठीक है, मॉडल पेपर है आपका 2020 और हम करा चुके हैं 25 क्वेश्चन तक। तो आज हम शुरू करने वाले 26 क्वेश्चन से। और हाँ, एक चीज और बताना तो भूल ही गया, बताना ये है आप लोगों को कि भैया सबसे बड़ी चीज ये है कि 11 जून से 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम शुरू हो रहा है। आप किसी भी ऑल इंडिया एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का आपसे मुश्किल से मुझे 20 मिनट दीजिएगा, दिन का 20 मिनट, और वो वैल्यू ऐड करके जाऊंगा ना कि मजा ही आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। आज का जवाब है और आज का ही सवाल है। पहला सवाल है कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? बताइए। आपके सवाल है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर केरल। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, भारत की किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और फिर केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। सबसे पहले तो आप यही समझ लो कि एक सेकंड रुको। अच्छा, हाँ जी, चलिए चलिए, सामने से स्क्रीन नहीं हट रहे थे ना, तो ये प्रॉब्लम होती। चलिए अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा। मैं आपके लिए मैपिंग तैयार कर दूं, नहीं तो ये ओ दादा ओ बिना मैपिंग के हैं। चलो आओ। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा। इसमें देखो, अब इसमें क्या है, देखो ये वाला एरिया आपका गुजरात वाला एरिया हो गया। इसके बाद फिर आपका महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा गोवा लटका हुआ है, ठीक है ना। और इधर आपका कर्नाटक हो जाएगा, ये आपका केरल हो जाएगा, ठीक। इधर जो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, इधर पूरा आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा और फिर आपका पश्चिम बंगाल। डन हो गया। अब देखो समझो कि कितने राज्य हो गए जो आपकी तटीय रेखा से लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, ये तटीय रेखा से लगे हुए हैं। इसके बाद अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करता ना, तो फिर 2 राज्य और उधर से आ जाएंगे ना, एक लक्षद्वीप वाला हो जाएगा और एक आपका कौन सा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राज्य की बात करता है। डन। चलो दूसरी सुन। गुजरात सबसे लंबी रेखा कितनी? लगभग 1600 किलोमीटर, ठीक है। अब कौन सा है, मान लो तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्या है, तमिलनाडु का क्या है आपका, वो है 1076 किलोमीटर, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कितना है, 972 किलोमीटर, ठीक है। केरल का कितना है, केरल है 590 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद एक तो महाराष्ट्र आपका बचता है। महाराष्ट्र का आपका 720 किलोमीटर है। आपको ये याद नहीं रखना है, मैं बता रहा हूँ क्या याद रखना है। देखो उड़ीसा लगभग 550 किलोमीटर है, 485 किलोमीटर, 550 500 मान सकते हो। कर्नाटक का आप 300 मान लो। और सबसे छोटा आपका कौन सा है, वो गोवा है। कौन है, गोवा। गोवा आ जाता है 101 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। पश्चिम बंगाल 150, 158 के आसपास, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका गुजरात सबसे ज्यादा, और सबसे कम कौन सा, वो गोवा 101 किलोमीटर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पौंडीचेरी एक कॉलोनी थी, किसकी? ब्रिटिश की, फ्रांसीसी की, डच की या फिर पुर्तगालियों की। तो ऑप्शन नंबर 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी। ये कॉलोनी थी। देखो 1 नवंबर 1954, ये जो डेट है, इस डेट को क्या हुआ, इसका भारत में कहाँ विलय हो गया, भारत में विलय हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताएं, शायद बहुत लोग को पता होगा, और अगर नहीं पता तो याद कर लो। जिनको पता ना, नेता ना बनो, थोड़ा सा देख लोगे रिवाइज हो जाएगा। पढ़े हैं, नहीं पता है। देखो एक तो पुडुचेरी हो गया, दूसरा कराईकल हो गया, तीसरा माहे हो गया, और चौथा क्या हो जाएगा, यनम हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 जो जिले हैं वो किस में आते हैं, पौंडीचेरी यानी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में ये सब शामिल होते हैं, ठीक है ना। अब देखो पुडुचेरी और कराईकल, ये जो दोनों हैं, ये कहाँ पे सम्मिलित हैं, किस राज्य में शामिल है? ये है तमिलनाडु। शामिल नहीं है एक्चुअली, ये तमिलनाडु क्षेत्र में ही आते हैं, ठीक है ना। लेकिन पौंडीचेरी को 4 जिलों में बांटा गया है, कराईकल, माहे, यनम, पुडुचेरी, ठीक है ना। तो ये तमिलनाडु साइड में है। माहे कहाँ पर है, माहे कहाँ पर है, वो है केरल में, ठीक है भाई। और यनम कहाँ है, वो है आंध्र प्रदेश साइड में, ठीक है ना। तो 4 जो जिले हैं ना उसके, ऐसे 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो ये भी पूछता है कि पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी कितने जिलों में, कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो कौन कौन से, एक तो केरल में माही हो जाएगा, तमिलनाडु में 2 आ जाएंगे, पुडुचेरी और कराईकल, और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में यनम हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 28 है कि सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? 1901 में, 1905 में, 1907 में या 1916 में? देखिए चरमपंथी और नरमपंथी, या गरमपंथी या नरमपंथी भी बोल सकते हो, तो इनका विभाजन कब हुआ? 1907 में। कहां पर हुआ था? सूरत अधिवेशन। अच्छा भाई, तो इस आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? आईएनसी के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन था? रास बिहारी। ये अगला क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मैं बताता हूं, इसीलिए मैं मॉडल पेपर पे जोर दे रहा हूँ। रास बिहारी घोष, ठीक है ना। और इसी समय क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल टूट गए थे, ठीक है ना। गरम दल और नरम दल में दरार आ गई थी,
ठीक है ना। और वो कारण क्या था गर्म दल नरम दल में दरार आने का, वो था स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग विभाजन 1905 वाला, ठीक है, वहां से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1912 में, 1914 में, 1913 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1912 में जो है इसको जो है नई दिल्ली यानी कलकत्ता से उठा के कहाँ लेके आए, नई दिल्ली, ठीक है ना, नई दिल्ली लेके चले आए। कब लेके आए, 19, ऐसा मतलब नहीं कि हाथे से पकड़ के लेके आए ना, कोनो वो ना ठेला हो कि चलो ठनकाए ले जाओ, भाई साहब सब कुछ व्यवस्था वहां की जाएगी। कहाँ की जाएगी, अब नई दिल्ली में। अब समझ में आया, हाँ नहीं समझो कि खसकाई लेके चला है, जैसे लगता है ढेला हो कि ढकेल दो पहुंच जाए, ठीक है। कब लेके आता है, देखो जॉर्ज पंचम ने क्या बोला कि देश की जो राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी, ठीक है ना। कब कर दी जाएगी, दिल्ली में। ये कब आए थे जॉर्ज पंचम, ये आए थे 1911 में, ठीक है ना, डन। चलो यही सब कांड हुआ था, तभी आया था हार्डिंग बम। जो लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय जो गवर्नर जनरल थे, उन पर क्या फेंका गया था, बम फेंका गया था। अब आप मुझे ये बताओगे कि बम उन पर फेंकने का प्रयास किया किसने था, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। केबीसी का है, लगा के बताना, चलो कमेंट में आ जाओ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया, A.K. अय्यर, ज्ञान सुधा मिश्रा, कुलदीप सिंह, या S. बालाकृष्णन। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 30 का C, कुलदीप सिंह को क्या कहा गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ग्रीन जज, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण PIL के अंतर्गत जो है इन्होंने पर्यावरण पर काफी जोर दिया, ठीक है ना। पर्यावरण पर जोर देने का मतलब कि हरे पेड़ पौधे, और इसीलिए उनको क्या कहा गया, ग्रीन जज कहा गया, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 29 अगस्त 1947, या 26 नवंबर 1949। देखो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है भाई। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। उसी समय 15 आर्टिकल जो है, 15 अनुच्छेदों को जो है थोड़ा सा लागू कर दिया गया था, ताकि थोड़ा बहुत काम चलता रहे, लेकिन पूर्णतः लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा तो ठीक है, फिर ये डेट क्यों चुनी गई, मैंने ये भी बताया था कि 26 जनवरी 1930 को बाबू एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहां पर, लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू, JLN, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। और उसी दिन जो है इन सब चीजों की मांग हुई थी और कहा गया कि इसीलिए डेट को सेफ रखा गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजदीप सरदेसाई, या वेंकैया नायडू। देखो इसका सही जवाब क्या है, लाल कृष्ण आडवाणी, क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है, ठीक है भाई। तो इस पुस्तक का विमोचन कब हुआ था, इस पुस्तक का विमोचन हुआ था 19 मार्च 2008 को। एक चीज आपको और बता देते हैं, अच्छा किसने किया था, ये किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किसने किया था, APJ अब्दुल कलाम ने। APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म क्या है, इतना तो पता होना चाहिए, अबुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ठीक है ना। तो APJ अब्दुल कलाम यानी जैनुल आबदीन एक साथ आएगा, ठीक है। अच्छा सुनो, एक बड़ी अपडेट है, वो ये है कि जो करंट वाली बुक है, कि उसके लेखक और किताब जो करंट में है इस समय 5-6 महीने वाली, उसकी मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, तो आप जाकर के देख लेना उसको ध्यान से, ठीक है ना। और मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया आपको, 10 मिनट में कम से कम 12 से 15 बुक बहुत आसानी से याद हो जाएगी, आप कहोगे वाह मजा ही आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है चटकारा लेकर के, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी, कंचन चौधरी, सौमित्रा चटर्जी, अमिता शर्मा, या फिर शालिनी गंगवार। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए कंचन चौधरी। क्या है, कंचन चौधरी, ये भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। अच्छा कहाँ की बनी है, तो उत्तराखंड की बनी थी। कब बनी थी, 2007 में, ठीक है ना, समझ में आ गया। वहीं देश की दूसरी महिला IPS कौन बनी थी, देश की दूसरी महिला IPS वो बनी थी किरण बेदी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित है, 6, 7, 8, 9। तो भारत कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 9 पिन कोड क्षेत्र में विभाजित है। अच्छा पिन कोड यानी पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, डन हो गया। अच्छा एक बात और बताएं, पता है कि नहीं, अरे तो बताएंगे तब तो मालूम पड़ेगा। देखो पूछता है पैन का फुल फॉर्म बताइए, किसका फुल फॉर्म बताइए, पैन का। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, डन। ऐसे ही पूछता है ATM का फुल फॉर्म बताइए, ATM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, TELLER टेलर
मशीन। डन हो गया। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है ना। और पिन का है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, पोस्टल इंडेक्स नंबर। डन। चलिए नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? डेनिस डॉल्टन ने, हेनरी ड्यूरेंट ने, जेम्स कैलमैन ने या जेम्स मिशनर ने? तो 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेनरी ड्यूरेंट ने। किसकी स्थापना की थी? रेड क्रॉस की स्थापना की थी। अच्छा ठीक है भाई, कब की थी? 1863 में। समझ में आया? इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा किस देश में बाबू? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड। ओके डन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ओजोन परत संरक्षण से, पर्यावरण प्रदूषण से, कार्बन उत्सर्जन से, या इनमें से कोई नहीं। 36 का सही जवाब हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है भाई, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब आया था? कुछ तो होना चाहिए। देखो ये आया था 16 सितंबर 1987 को, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये समझ में आ गया? अच्छा देखो, ये आया तो 16 सितंबर 1987 को था, लेकिन ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ है 1 जनवरी 1989 को। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कैसे डिफरेंस आपको आयोग मार के आएगा। देखो वो कहेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1989। और जब ये कहे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भैया आया तो था, ठीक है ना, वो कब आया था, तो वो हो जाएगा आपका 16 सितंबर 1987 को। जैसे होता ना कि एक मेज पे रख दिए कि हाँ भाई प्रोटोकॉल ये है, तो 1987 को क्या हुआ? मेज पे रख दिए, प्रोटोकॉल हो गया, साइन वाइन हो गया कि हाँ भाई ठीक है साइन वाइन हो चुका है। लेकिन इसको लागू कब करवाएंगे? लागू हमने कब किया? 1 जनवरी 1989 को। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है ना, पृथ्वी की आयु का, ज्वालामुखी विस्फोट का, भूकंप का, या फिर हृदय के धड़कन का? देखो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत वो आपका अध्ययन किसका किया जाता है? भूकंप का। किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंप का। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? देखो पहली महिला स्पीकर कौन थी बताओ? पहली महिला स्पीकर ऑप्शन आपका सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, पूनम महाजन या सुषमा स्वराज। देखो पहली महिला स्पीकर कौन थी? वो है आपका मीरा कुमार। मीरा कुमार बाबू कब बनी थी? देखो मीरा कुमार बनी थी 15वीं लोकसभा में। कब बनी थी? 15वीं लोकसभा में। और उस समय वो कहाँ की सांसद थी? वो सांसद थी बिहार से, बिहार के सासाराम, बिहार राज्य के सासाराम से। ठीक है ना, ये वहां से सांसद थी। और ये मीरा कुमारी वही है जिनके पिता का नाम है बाबू जगजीवन राम। आप बाबू जगजीवन राम के बारे में पढ़िएगा और उन्हें समझिएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या ही आदमी था वो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है? गुलाम बख्श, समादत हसन मिंटो, अर्नाल्ड जैकब या मुस्तफा खान? क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा समादत हसन मिंटो। मैं अभी भी एक चीज बता रहा हूं, आप समझो कि ये सारे पुस्तक और उनके लेखक करंट में जितने हैं 4, 5, 6 महीने के, ये सारे के सारे मैंने वीडियो बना के डाल दी है। और ऐसे नहीं डाली है कि बस जाओ पढ़ो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पढ़ो, मन हो ना पढ़ो। भैया उसको एक बार जाके देख लो, अगर मैंने ना याद कराया हो तो फिर सब्सक्राइब ही मत करना, जाओ। मतलब सब्सक्राइब मत करना, मन होगा तो करना, तो मन हट रहने दो, जाओ। कितनी बार कहें तुम लोगों से, मूड खराब करके रख देते हो कभी कभी यार। चलो क्वेश्चन नंबर 40, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या है? सैनिक अधिकारी, सेनापति, प्रतिनिधि जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते हैं, या उपरोक्त में से कुछ? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है एकदम सी, प्रतिनिधि। क्या होगा? गुमस्ता क्या कहलाते थे? तो गुमस्ता एक प्रतिनिधि होता था। क्या होता था? एक प्रतिनिधि होता था जो बुनकरों पर निगरानी रखता था, माल इकट्ठा करने, कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी था। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो वो प्रतिनिधि था जिसको क्या बोलते थे? गुमास्ता बोलते थे। डन। नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि बताइए? 20 मई 2014, 22 मई 2014, 26 मई 2014 या 26 मई 2015? देखो 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 मई 2014 को जो है इन्होंने पहली बार। इससे पहले वो कहाँ के सीएम थे बाबू? वो गुजरात के सीएम थे। ठीक है। लेकिन दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली है? वो ली है उन्होंने 30 मई 2019 को। ये समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार कौन लेता है? ये तो 4 जून के रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा, मेरे ख्याल से परसों ही मालूम पड़ेगा। अब देखो तीसरी बार कौन लेता है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? किसानों के, मजदूरों के, जमींदारों के, या फिर पूंजीपतियों के? देखो 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके प्रति था? किसानों के प्रति। 1918 में पहले तो यही समझ लो कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह कौन कौन से थे। एक तो 1917 में हुआ, एक 1918 में हुआ।
ठीक है ना। और एक जो खिलाफत आंदोलन बोलते हैं, खैर वो उनका सहयोग था, लेकिन और शब्दों से मिलकर था। उनका ये मानना था कि अगर अंग्रेजों को हटाना है तो आप हिंदू और मुस्लिम को एक करेंगे, ये जरूरी है। पर जो एक इम्पोर्टेंट था वो 1920 में आया था, एक 1930 में आया और एक 1942 में आया था, ठीक है ना। अब देखो 1917 वाले का क्या नाम था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह वही है जो बिहार में होता, जहां राजकुमार शुक्ल जी उन्हें लेके गए थे और तिनकटिया पद्धति वाली कहानी बताई थी, ठीक है ना, 3/20 वाली नील की खेती को लेकर के। डन। दूसरा 1918 में था, वो आता खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह था। 1920 वाला कौन सा था, 1920 वाला था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन वही है जहां पर क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 मार्च 1922 को हुआ, जैसे 12 मार्च 1922 को उन्होंने पूरा का पूरा इसको वापस ले लिया, ठीक है ना। फिर 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, ये 1930 में शुरू हुआ था। अच्छा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले दांडी मार्च हुई और दांडी मार्च के बाद फिर 6 अप्रैल को जाकर के 12 मार्च 1930 से तो आपकी दांडी मार्च शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को जाकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जब उन्होंने उस दिन नमक कानून तोड़ा, ये ठीक है। और फिर 1942 में जो शुरू हुआ था वो कौन सा था, वो था भारत छोड़ो आंदोलन। समझ में आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दुगना, कम से कम थोड़ा तो लाइक से सब्सक्राइब करो, शर्म करो महाराज तुम लोग। चलो, अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दुगना लक्ष्य वर्ष 2022, 2024, 2025, 2030, तो ये कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है, ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, ऑप्शन नंबर सी। अभी तक कितना था, फिर 2025 तक कितना करना है, देखो 2019-20 में 53.5 मिलियन टन है, लेकिन 2025 तक कितना करना है, उसको करना है 108 मिलियन टन, यानी लगभग दुगना से थोड़ा ज्यादा, पर रखना गया है दुगना, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, अग्नाशय, यकृत, आमाशय या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, यकृत, सबकी सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका वजन कितना होता है, 1.5 से 2 किलो बाबू। और तुमको क्या लगता था 50 किलो का रहेगा, तो आदमी खुदा 50 किलो का रहता है। यकृत द्वारा पित्त का स्राव होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह कोटला मैदान का क्या नाम, मैदान का नया नाम क्या है, देखो नया नाम क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम, सुषमा स्वराज स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम या मुकुंद राव पाटिल स्टेडियम। इसका सही जवाब क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम से पहले एक और स्टेडियम का नाम क्या था, इकाना स्टेडियम। अब इकाना का नाम बदल करके उन्होंने क्या कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। इकाना कहां पर है, वो है लखनऊ, ठीक है ना। डन हो गया। फिरोज शाह कोटला नाम था, फिर नया नाम दिल्ली में क्या हो गया, फिर अरुण जेटली स्टेडियम। अच्छा, फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था, मतलब किसके याद में है, वो है फिरोज शाह तुगलक की याद में, ठीक है। ये फिरोज शाह बाबू वही है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह बाबू वही है जिसने मेरठ और टोपरा से, मेरठ और टोपरा से स्तंभ लेख उठा लिए, जो अशोक के स्तंभ लेख थे उसको लेकर के कहा चला गया था, वो दिल्ली चला गया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के 2 स्तंभ लेख जो मेरठ और टोपरा में स्थित थे उसको उठा करके दिल्ली किस राजा कौन राजा लेके आया था, तो उस राजा का नाम तो क्या था, फिरोज शाह तुगलक। डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है, पोंगल या संक्रांति, दोंगल, कणन या फिर गोमक। देखो मकर संक्रांति अगर जाननी है आंध्र प्रदेश में तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पोंगल या संक्रांति। डन। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाय दादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आप 50 बार स्टार लगा लो, इस बार तो आना तय। कारण क्या, अभी बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या सेमाजिक थियम, ठीक है ना। तो सेमानिक थियम थे, लेकिन अब यहाँ देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। लेकिन ये क्वेश्चन कब का, ये क्वेश्चन 2020 का, यानी 2020 के मॉडल पेपर में ये करंट का क्वेश्चन बना होगा, ठीक है। अभी 2024 चल रहा है, तो अभी में ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन जीता है, देखो अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल मेल में कौन जीता है, उनका नाम था थानिक सिनर। ध्यान से देखना, ये जो मैं लिखा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इटली के थे। अब जब पूछेगा डबल वाला, बहुत ज्यादा चांस है, 50 ने 100 स्टार लगा लो, ये आने के चांस है क्योंकि इसमें एक भारतीय जीता है। तो डबल में कौन है, डबल में एक नाम है रोहन बोपन्ना का, क्या नाम है, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन। मैं लिख दे रहा हूं, देखो मैथ्यू एबडन, ठीक है। तो ये दोनों लोग मिल करके जो है डबल वाला खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन डबल खिताब 2024 जीता है। रोहन बोपन्ना कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा डबल वाला जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए भारत का पहल, एक तो हम लोग पहुंचते नहीं है,
ऐसे गेमों में, ठीक है ना, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, क्रिकेट में तो झंडा गाड़ रहे हो वो तो फाइनल में खेल खराब होता है हम लोग का, बाकी फाइनल में 5-5 हो जाता है, बाकी सब जगह ठीक है हैं। तो ये जब आ चुका है तो कम से कम इतना हो कि पहली बार जीता होंगे, तो जीते हैं तो भाई बहुत कम तो जीतते हैं। चलो, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर लक्ष्मी, इंदिरा, अप्सरा या गंगोत्री। देखो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, वो है अप्सरा, ठीक है ना, अप्सरा है 4 अगस्त 1956, ठीक है ना। इसमें ईंधन 56, 54 नहीं 56, ठीक है ना। इसमें ईंधन कहाँ से लिया गया, मंगवाया गया था, वो परमाणु ईंधन मंगवाया गया था, देखो लिख दिया कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 है कि सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकोचन या सूर्य का प्रसार। देखो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन, जब दो बड़े बड़े नाभिक आपस में मिल जाते हैं तो फिर ये नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। जब दो हल्के नाभिक, मतलब सॉरी, जब दो हल्के हल्के लिख दे समझो, जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का जो है निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे प्रक्रिया जो बनती है वो कौन सी बनती है, नाभिकीय संलयन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो कहाँ अनिवार्य कर दिया गया है, वो है आपका तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये आप याद रखिए कि पानी की सबसे बड़ी समस्या होने वाली, पर्यावरण आपको खा जाएगा अगर आपने पर्यावरण को बचाया नहीं। यकीन मानिए कम से कम एक पेड़ लगाइए अपने जीवन में, बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता 2 लगाओ 5 लगाओ, एक पेड़ लगा लो महाराज, कुछ नहीं तो 100 ग्राम जलेबी का रेट ही होगा, 10 रुपया 15 रुपए पेड़ आएगा, 100 ग्राम जलेबी खा के पेट फुला के बैठे रहते हो भटूरा खा के, हैं, एक तो पेड़ नहीं लगा सकते। अभी समझो कि तमिलनाडु में पानी कम हो गया, बेंगलुरु में पानी नहीं है, ये स्थिति बन चुकी है दक्षिण भारत में। आपको क्या लगता है कि उत्तर भारत आजादी की तरह घूमेगा, जिस दिन गंगा सूखेगी उस दिन पलट के बवारा हो जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, जय हिंद, नमस्कार। और हाँ एक चीज और, लाइक से सब्सक्राइब करते रहो और थोड़ा सा पेड़ लगाते रहो, सीरियसली पेड़ लगाओ, ठीक है ना। चलो धन्यवाद।